Good morning, Jai Swaminarayan to you all. Today, for the 11th Standard Commerce, we are going to cover one more topic, and which is there in economics, and it is about the new unit that is related to population. So, let us understand something that is related to population. First of all, it becomes inevitable to discuss about the increasing population when the world population has crossed over 7 billion mark and India's population has reached 1.25 billion. So पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करना अभी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ के 7 मिलियन तक हो गया है और इसमें इंडिया का अपना खुद का जो पॉपुलेशन है वो 1.25 बिलियन तक पहुंच गया है। इसलिए इसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है। The basic responsibility of every government is to fulfill the basic requirement of its growing population. तो हर एक गवर्नमेंट की, हर एक देश में जो गवर्नमेंट होती है उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पॉपुलेशन की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे। For this, the country's natural resources assumes utmost importance because only with the help of natural resources, economic development become possible. तो गवर्नमेंट को उसकी पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके अपने देश की पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि कुदरती संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके यूज के थ्रू ही वो जो भी पॉपुलेशन है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं और इसके अलावा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। Now, here between population and natural resources there are two aspects. पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में भी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। As population increases, the limited natural resource depletes fast and in the long run it becomes dangerous for the future generation. तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो कुदरती संसाधन है, जो ऑलरेडी लिमिटेड है, वो काफ़ी तेज़ी से घटने लगते हैं, क्योंकि उनको ग्रोइंग पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट के लिए लगाया जाता है, इसलिए वो घटने लगते हैं। और अगर वो लंबे समय तक घटते जा रहे हो तो वो फ्यूचर जनरेशन यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। सो इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग यानी कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उतनी ही तेज़ी से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो घटने लगते हैं और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी डेंजरस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। When unskilled population rises, the natural resources will not be utilized in the best possible manner, which proves to be a barrier for the economic development of a country. तो अगर अनस्किल्ड पॉपुलेशन बढ़ता है तो उससे नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किए जा सकते, यानी कि उनका जो उपयोग है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकता और इस वजह से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बैरियर के फॉर्म में सर्व करते हैं। मींस it will create a obstacle or a barrier in the path of economic development of a country, because if the unskilled population is rising, then the natural resources will not be utilized in a proper way, and because of that, because the natural resources are not being utilized in a proper way, the economic development of the country will not take place. सो क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री का उसके लिए खतरा सर्व करता है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेस और पॉपुलेशन के बीच में थोड़ा बैलेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल बी डेंजरस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। Okay everyone, so I am continuing with the point that is relating to meaning of population explosion. तो फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में है।
India's death rate has fallen rapidly, and as against it, birth rate has not fallen to that extent, which has resulted in rise in net population, which is known as population explosion. तो यहाँ पे जो हमारे इंडिया में जो डेथ रेट है वो काफ़ी तेज़ी से गिरता जा रहा है, लेकिन उसके सामने जो बर्थ रेट जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहा। इस वजह से जो नेट पॉपुलेशन है, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, वो काफ़ी बढ़ गया है और इस स्थिति को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहेंगे। Population rise is the most important and biggest reason for the various problem faced in the world. तो जो पॉपुलेशन जो है, जो बढ़ता पॉपुलेशन है, उसकी वजह से वर्ल्ड जो है वो कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, यानी कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कई तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। The world has never ever witnessed such fast rate of growth of population as in the present period, and India is not an exception. वर्ल्ड ने जितना पॉपुलेशन अभी बढ़ा है उतना पहले कभी नहीं बढ़ा था और उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। Between 1931 and 2011, there has been a continuous rise in population. तो 1931 या 2011 के टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ था। In the year 1951, population of India was 36.1. 1951 में जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो 36.1 करोड़ था, which has increased to 121.02 crores in the year 2011. यानी जो 1951 में 36 करोड़ का जो पॉपुलेशन था वो बढ़ के 2011 में 121.02 से और ज़्यादा बढ़ गया। 121.02 करोड़ से और ज़्यादा बढ़ा। In the year 2011, for example, in the span of 60 years, population has increased by 84.92 crores. 2011 में यानी कि 60 years के टाइम पीरियड के अंदर जो पॉपुलेशन जो है वो 84.92 करोड़ से बढ़ा है, एंड एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वॉज अराउंड 2.5, और जो एवरेज रेट जो है पॉपुलेशन का वो 2.5 से बढ़ा है। So more population and high rise in population after 1970 is identified as population explosion. तो ज़्यादा पॉपुलेशन का होना या पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी होना, इस तरह के सिचुएशन जो 1970 के टाइम पीरियड के बाद जो अराइज हुई है उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहेंगे। Here, if you are not able to remember the dates and numbers, then at least you should be able to give the explanation that is related to these two paragraphs, which is giving you the understanding about the population explosion. And at least you should be able to present this last line, that is giving a brief explanation about the population explosion. So here in short, if you are not able to remember the dates and numbers in a right way, then at least you should be able to present 3 paragraphs about the population explosion, that is including this first para, that is giving the general meaning of the population, and this second para and this last line, which is giving you a proper understanding about the scenario that is resulting into population explosion. Okay, so friends, here I am going to continue one more topic, that is in economics, and it is related to the population trends in India. So trends of population in India include size of population, population growth rate, birth rate, death rate, and rural and urban population, proportion of female to male population, etc., and their related statistical information along with their interpretation and analysis.
तो जो पॉपुलेशन ट्रेंड्स होते हैं वो जनरली ये दिखाते हैं कि कौन कौन से चेंजेस पॉपुलेशन में किसी परसेंटेज में या नंबर्स में आ रहे हैं। तो इसमें पॉपुलेशन में साइज ऑफ पॉपुलेशन जो भी ट्रेंड्स होते हैं वो जनरली इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना हुआ है उससे ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन उसमें होता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का। इसके अलावा जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो होते हैं उनका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, ये सारा ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन में इंक्लूड होता है। The very first population census was conducted in 1871 owing to the initiative of Jamshedji Tata। तो जो पहला जो पॉपुलेशन सेंसस था वो 1871 में कंडक्ट हुआ था और उसमें जो इनिशिएटिव लिया गया था, उसकी जो पहल की गई थी वो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। After that, a systematic census was conducted in 1891 and thereafter it has been conducted every 10 years। इसके बाद एक सिस्टमेटिक सेंसस भी कंडक्ट किया गया था, बनाया गया था 1891 को, और वो उसके बाद हर एक 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट होता रहा है। The first census of independent India was conducted in 1951। जो पहला पॉपुलेशन सेंसस हमारे इंडिया में कंडक्ट किया गया था फ्रीड आफ्टर इंडिपेंडेंस वो इन 1951 में पहला हमारा पॉपुलेशन सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस कंडक्ट किया गया था। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन। ओके।